एक सवाल का जवाब दीजिए, किस देश में ऐसा होता है कि उसके प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाए और उस पर इंक्वायरी भी ना हो। हमसे कहा गया कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, पर हार्ट अटैक में बॉडी पर कट्स कैसे आ सकते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर की मौत का सच आपसे छुपा लिया गया, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। ऐसा कौन से देश में होता है? नाइनटीन 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पाकिस्तान ने अगस्त 1965 में इंडिया पर अटैक कर दिया। हम तो वो देश थे जो एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा गाल आगे कर देते थे, पर जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी ने स्टेटमेंट दिया, अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हुए, शायद फिर से एक बड़े वॉर के आसार बन सकते थे। 1960s में अमेरिका और रशिया बहुत पावरफुल कंट्रीज होते थे और इन दोनों कंट्रीज के बीच उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था। रूस ने जब इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन देखी तो उसने सोचा कि अगर वो इंडिया और पाकिस्तान को एक टेबल पर लाकर सुलह करवा दे तो उसकी धाक पूरे वर्ल्ड में बन जाएगी। इसलिए 1966 में रूस ने ताशकंद में भारत और पाकिस्तान को पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए इनवाइट किया। 1965 में वॉर के बाद ये इंडिया पाकिस्तान की पहली मुलाकात थी। भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ताशकंद पहुंचे और यहां से शुरू होती है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी। शास्त्री जी जब ताशकंद जाने वाले थे तब वहां उनका होटल डिसाइड हो चुका था, पर एंड मोमेंट में शास्त्री जी को होटल में नहीं बल्कि डांचा में रुकने के लिए कहा गया। इसके लिए इंडिया से एक डीआईजी को भी वहां भेजा गया था। शास्त्री जी को डांचा में रुकवाने का रीजन बताया गया स्टेयर्स यानी सीढ़ियां। शास्त्री जी हार्ट पेशेंट थे और होटल में थी सीढ़ियां, जो एक हार्ट पेशेंट के लिए अच्छी नहीं होती। शास्त्री जी 1 जनवरी 1966 को ताशकंद पहुंचे। ताशकंद में पहुंचने के बाद डांचा में जाकर रुके, बट हियर लाइज द प्रॉब्लम। शास्त्री जी पहले होटल में रुकने वाले थे और होटल में हर ऑफिशियल पर्सन के लिए मेकशिफ्ट ऑपरेशन थिएटर और ऑक्सीजन का प्रोविजन था, ताकि अगर किसी कंट्री के ऑफिशियल पर्सन को कुछ हो जाए तो उसकी तबीयत बिगड़ जाए तो उसको तुरंत इलाज दिया जा सके। पर डांचा जिसमें शास्त्री जी रुके उसमें ऐसा कोई प्रोविजन क्यों नहीं था। एक प्राइम मिनिस्टर जो 2 हार्ट अटैक्स झेल चुका हो उसको बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज से दूर क्यों रखा गया, और इंडियन ऑफिशियल्स ने इस बात पर ध्यान जानबूझकर नहीं दिया या ये बात उनके दिमाग से निकल गई। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और अयूब खान पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए राजी हुए। इसी एग्रीमेंट को ताशकंद एग्रीमेंट का नाम दिया गया। एग्रीमेंट होने के बाद एक पार्टी हुई, उस पार्टी में शास्त्री जी भी शामिल थे। रात करीब 10:30 के आसपास शास्त्री जी उस पार्टी से वापस आते हैं और आकर अपने घर वालों से फोन पर बात करते हैं। जब तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। रात लगभग 12 बजे शास्त्री जी को आखिरी बार अपने रूम में टहलते हुए देखा गया और लगभग 12:30 बजे शास्त्री जी सोने चले गए। उस समय डांचा में शास्त्री जी के अलावा 5 लोग और मौजूद थे। इनमें थे उनके सिक्योरिटी ऑफिसर आर कपूर, पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर चुग, शास्त्री जी के प्राइवेट सेक्रेटरी जेएन सहाय, शास्त्री जी के पर्सनल असिस्टेंट एमएमएन शर्मा और उनका कुक रामनाथ। अब क्योंकि पीस एग्रीमेंट साइन हो चुका था और अगले दिन सबको इंडिया के लिए निकलना था, इसलिए सब लोग पैकिंग में बिजी थे और जाग रहे थे। शास्त्री जी 1:20 पर बाहर आए और उन्होंने दबी और दर्द भरी आवाज में कहा, डॉक्टर। मिस्टर सहाय, कपूर और मिस्टर शर्मा उसी वक्त डॉक्टर चुग के पास जाते हैं और कहते हैं कि शास्त्री जी की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आइए। डॉक्टर चुग शास्त्री जी के पास पहुंचते हैं और उनको रिक्लाइनिंग पोजीशन में लेटाकर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मसाज और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं। पर यह सब बेकार जाता है और 1:32 पर शास्त्री जी दम तोड़ देते हैं। सवाल नंबर 2, शास्त्री जी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मेफ्थेनाइन सल्फेट दिया गया 15 mg, जबकि नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में जहां एक हार्ट पेशेंट को सीने में भारीपन लगे तो उसको इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है, जो नसों में जाकर तुरंत खून में मिलता है और एक हार्ट पेशेंट को आराम देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या डॉक्टर चुग शास्त्री जी की मेडिकल कंडीशन से वाकिफ नहीं थे? सवाल नंबर 3, शास्त्री जी के डांचा में कोई फोन अवेलेबल क्यों नहीं था? कहा जाता है कि फोन अवेलेबल तो था पर बाकी रूम्स में था, शास्त्री जी के रूम में नहीं। ऐसा क्यों?
एक प्राइम मिनिस्टर को अगर इमरजेंसी हो तो उसे कोई बेल, बजर या फोन उसके रूम में तो होना ही चाहिए। सवाल नंबर 4, शास्त्री जी के मरने के बाद रशिया ने शास्त्री जी की मौत की जांच करने के लिए तुरंत पोस्टमार्टम ऑफर किया, जिसको शास्त्री जी का स्टाफ ठुकरा देता है। ऐसा क्यों? सवाल नंबर 5, शास्त्री जी की डेथ के बाद उनकी 2 मेडिकल रिपोर्ट बनती हैं, एक इंडिया को दी जाती है और एक रूस के पास होती है। रशिया की मेडिकल रिपोर्ट में 8 डॉक्टर्स के साइन होते हैं, पर जो इंडिया को रिपोर्ट दी जाती है उसमें 6 डॉक्टर्स के साइन होते हैं। आखिर क्यों? किसी भी इंसान की 2 मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बन सकती हैं, और अगर बन सकती हैं तो आइडेंटिकल क्यों नहीं? सवाल नंबर 6, 1966 में शास्त्री जी की डेथ के बाद पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में हमारे फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह ने शास्त्री जी के डेथ से रिलेटेड बयान दिया। इसमें शास्त्री जी की मेडिकल रिपोर्ट इंक्लूडेड थी, पर प्रोसीडिंग्स की कॉपी जब पब्लिश की गई तो उसमें से मेडिकल रिपोर्ट गायब थी। ऐसा क्यों? सवाल नंबर 7, जब शास्त्री जी की डेड बॉडी इंडिया लाई गई तो उनके घर वालों को बहुत देर तक उनसे मिलने से रोका गया, और जब उनकी वाइफ ललिता शास्त्री ने उनका चेहरा देखा तो उनका चेहरा नीला पड़ चुका था और उस पे व्हाइट स्पॉट्स आने लगे थे। जब ललिता शास्त्री ने इस चीज की शिकायत की तो उसी वक्त शास्त्री जी के मुंह पर चंदन का लेप लगा दिया गया, ताकि ललिता जी या फिर कोई और उस चेहरे को बारीकी से देख ना पाए। उनकी डेड बॉडी डीकंपोज होना शुरू हो चुकी थी और चेहरे के निशान और नीलापन साफ इशारा कर रहा था कि शायद उन्हें जहर दिया गया था। सवाल नंबर 8, जब शास्त्री जी की वाइफ ललिता शास्त्री ने उनकी बॉडी देखी तो उसमें से खून बह रहा था। उनकी गर्दन के पीछे एक होल हो गया था जिसमें से खून बह रहा था, और कमर के पीछे एक डीप कट था, उसमें से भी खून बह रहा था। उन्होंने देखा कि शास्त्री जी के शरीर पर कई ऐसे छोटे बड़े कट्स थे एंड ऑल ऑफ द कट्स वर ब्लीडिंग। ऐसा क्यों? शास्त्री जी की बॉडी से ब्लीडिंग क्यों हो रही थी जबकि उनका कोई पोस्टमार्टम हुआ नहीं था? 1960s में रशियन सीक्रेट एजेंसी केजीबी इसी टेक्निक से वर्ल्ड के लीडर्स को मार रहा था, तो क्या केजीबी ने शास्त्री जी को मार डाला? सवाल नंबर 9, जब ललिता शास्त्री जी ने धर्मयुग मैगजीन को 1970 में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि आखिरी बार शास्त्री जी ने ताशकंद में थर्मस में पानी या दूध पिया था। जब उनकी डेथ हुई तो वो थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे, तो उस थर्मस की फॉरेंसिक जांच आखिर क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 10, शास्त्री जी के पास एक रेड कलर की डायरी थी जिसमें वो रोज एंट्री करते थे। वो डायरी शास्त्री जी ताशकंद भी लेकर गए थे। अब सवाल यह कि वो डायरी शास्त्री जी की बिलोंगिंग्स के साथ वापस क्यों नहीं आई, और अगर नहीं आई तो उस समय की सरकार ने उस डायरी को वापस मांगने की कोशिश क्यों नहीं की? सवाल नंबर 11, शास्त्री जी की मौत की कुछ ही टाइम बाद शास्त्री जी के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर चुग की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। डॉक्टर चुग की कार को एक ट्रक हिट कर देता है, और जब वो कार से बाहर डैमेज देखने के लिए उतरते हैं तो वही ट्रक वापस पीछे आकर उनकी कार को हिट करता है। इस घटना में डॉक्टर चुग, उनकी वाइफ और उनके बेटे की मौत हो जाती है। केवल उनकी एक बेटी बचती है। तो सवाल ये कि इस एक्सीडेंट की जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि डॉक्टर चुग शास्त्री जी के केस में प्राइम विटनेस थे, तो क्या ऐसा कोई था जो उनके जिंदा रहने से घबरा रहा था? सवाल नंबर 12, शास्त्री जी के कुक रामनाथ का कार एक्सीडेंट होता है और वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। कुछ टाइम बाद रामनाथ फिर ठीक हो जाता है, पर फिर उसको एक कार एक्सीडेंट होता है और कुछ टाइम बाद उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये कि क्या ये एक्सीडेंट्स नेचुरल थे या कोई प्राइम विटनेसेस को जानबूझकर मरवा रहा था? सवाल नंबर 13, जिस दिन शास्त्री जी की डेथ हुई उस दिन डांचा में शास्त्री जी का खाना बनाया मोहम्मद जान ने। मोहम्मद जान टी.एन. कॉल के पर्सनल कुक थे एंड टी.एन. कॉल वाज इंडियाज एम्बेसडर टू मॉस्को। शास्त्री जी के कुक का नाम रामनाथ था, पर जिस दिन शास्त्री जी की डेथ हुई उस दिन मोहम्मद जान ने शास्त्री जी के लिए साग बनाया पार्टी से लौटने के बाद। सवाल है कि प्रोटोकॉल कैसे बदला जा सकता है? यही नहीं, शास्त्री जी की डेथ के बाद मोहम्मद जान को इंडिया के प्रेसिडेंट हाउस में ऑफिशियल कुक बना दिया गया। सोचिए, एक सस्पिशियस पर्सन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रेसिडेंस में ऑफिशियल कुक बनाने का डिसीजन किसका हो सकता है? सवाल नंबर 14, धर्मा तेजा, एक ऐसा शख्स जो इंडियन गवर्नमेंट के रडार पर था, जिसने इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए थे। उसके खिलाफ शास्त्री जी ने ही मुकदमा चलाने के ऑर्डर्स दिए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि धर्मा तेजा टी.एन. कॉल का बहुत अच्छा दोस्त था और इन्हीं टी.एन. कॉल का पर्सनल कुक था जान मोहम्मद, जिसने शास्त्री जी के लिए साग बनाया था। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जिस समय शास्त्री जी की डेथ हुई उस समय धर्मा तेजा ताशकंद में था। क्या धर्मा तेजा का उस समय ताशकंद में होना महज एक इत्तेफाक है?
1991 में सोवियत यूनियन यानी उस टाइम के रूस के टूटने के बाद वसीली निकितिच मित्रोखिन, जो कि केजीबी का आर्काइव्स डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुआ था, वो केजीबी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर ब्रिटेन को हैंड ओवर कर देता है। इसे ही मित्रोखिन आर्काइव्स कहा जाता है। उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि केजीबी ने कैसे वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स को असैसिनेट किया। इसी के वॉल्यूम 2 में एक इंडिया का चैप्टर भी था, जिसमें लिखा था कि उस समय की एक बहुत बड़ी इंडियन पॉलिटिशियन को रशियन सीक्रेट एजेंसी केजीबी पैसे भेजती थी और उस इंडियन लेडी पॉलिटिशियन का कोड नेम था वानो, VANO। सूटकेस से भरे बैग उस लेडी के ऑफिस भेजे जाते थे और वो लेडी इंडिया की एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थी। उन डॉक्यूमेंट्स में यह भी लिखा था कि 1970s में केजीबी के लगभग 300 से ज्यादा एजेंट्स इंडिया में पेरोल पर काम कर रहे थे। और तो और रशिया ने अपने दिल्ली दूतावास को केजीबी का ऑफिस बना डाला था और उसे केजीबी की रेसिडेंसी कहा जाता था। सोचिए, आपके देश की कैपिटल में किसी और कंट्री की सीक्रेट सर्विस का ऑफिस। इट वाज ऑल हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडीज आइज, बट नोबडी केयर्ड। यही नहीं, 1980s में केजीबी ने क्लेम किया कि उसने अपने 3500 से ज्यादा आर्टिकल्स इंडिया के न्यूज़पेपर्स में छपवा चुके हैं। इंडिया का मीडिया एक तरीके से केजीबी ने खरीद लिया था। सवाल नंबर 15, कौन थी वो लेडी जिसका कोड नेम केजीबी ने वानो रखा? क्या शास्त्री जी की मौत महज एक हार्ट अटैक थी, या उन्हें रास्ते से हटाने के लिए किसी इंडियन ऑफिशियल ने उनकी हत्या करवा दी? ये सारे सवाल कोई नहीं पूछना चाहता। टेक्स्ट बुक्स में से शास्त्री जी को गायब कर दिया गया ताकि कोई जान ही ना पाए कि वो आखिर थे कौन। अब हम शायद जानते हैं कि जो हुआ वो कैसे हुआ, पर उस समय की सरकार ने कैसे ये सारी बातें इग्नोर कर दी। सारे मामले को दबा दिया गया। आज भी अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो शास्त्री जी की फाइल फिर से ओपन कर सकती है। रशियन गवर्नमेंट के पास शास्त्री जी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो रिलीज करे और हमारी गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए और ये सब पब्लिक डोमेन में हो तो सब साफ हो जाएगा। हर साल 2 अक्टूबर को शास्त्री जी हमसे कहते हैं, क्या तुम पता लगा पाए? क्या तुमने किसी को बताने की कोशिश की? क्या सवाल पूछा कि जो हुआ वो कैसे हुआ? शायद अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने कोशिश की। आप कितना भी छुपा ले, आज नहीं तो कल सच अपना हिसाब मांगेगा। अब ये सच, ये सवाल और ये वीडियो आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने शास्त्री जी के बारे में आपको थोड़ा भी अवेयर किया है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।